अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात अनकरीब तो ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही हैं, वे फॉरवर्ड भी नज़र नहीं आ रहा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 9 मई को आर्मी चीफ की तकरीर से ये वाज़ेह है कि बर्फ़ पिघलती नज़र नहीं आ रही। मगर तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन हैं? अब बकौल असद कैसर माफ़ी तलाफ़ी का तो कोई मूड नहीं है। बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि हमें तसादुम के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हामी है। इसके साथ ही आरिफ अलवी साहब ने अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें यह बताया कि उन्हें सियासी जमातों और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क मिल गया है। तो अब PTI क्या करने जा रही है? मुफाहिमत होगी या मुज़ाहिमत? सियासत होगी या एहतजाज? इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमें जो हैं सीनियर तज़ियाकार नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, आरिफ अलवी साहब को जो टास्क मिला है एस्टैब्लिशमेंट और सियासी पार्टी से मुज़ाकरात का, क्या इस टास्क में माफ़ी मांगना शामिल होगा? कतई नहीं होगा, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि खान साहब तो माफ़ी मांगने की बात दूर से ही, वो तो इसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते। देखिए, एक रास्ता खुला था जब हमने DGISPR के बहुत तवील उनकी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक उन्होंने कहा कि जी माफ़ी अगर हो तो फिर शायद बात खुली। तो एक छोटा सा दरवाज़ा खुला, एक खिड़की खुली। अगले दिन ही जवाब आया कि सवाल ही पैदा नहीं होता माफ़ी किस चीज़ की। अब जब ये दरवाज़ा बंद हो गया तो उसके बाद फिर कुफ्ल लगा दिया यानी आर्मी चीफ के उस बयान ने कि सवाल ही पैदा नहीं होता, 9 मई तो कंटिन्यू करेगा। अच्छा, अब क्या किया जाए? सवाल यहाँ पे ये है कि एक तरफ आप जो है वो डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, जमे हुए हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, अब मुझे जेल से और मेरे साथियों को जेल से निकाला जाए, ये सारी सियासी किस्म की चीज़ें हैं, तमाम केसेस बंद किए जाएं, आपका ये मौक़िफ़ है, डटे हुए आप। दूसरी तरफ जिन्होंने के जेल से निकलवाना है या शायद मदद करनी है, या जिन्होंने आपके केसेस माफ़ कराने हैं या मदद करनी है, या जिन्होंने आपके मैंडेट चोरी होने के बारे में सोचना है, उधर से दरवाजे बंद हो गए। क्या किया जाए? ये जो आपने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की बात की है ना, जी जी, इसको बताने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा जो है ना वो तमहीदी 1-2 फिक्रे। श्योर। देखिए, रियासत मदीना की बात हमने सुनी उन 4.25 सालों में, उन 4.25 बरसों में जब खान साहब जो है वो इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म थे। अब उसमें यह है कि हमारी जो रियासत मदीना थी, खुलफ़ाए राशिदीन की बात करते हैं तो वो तो कुरानी आया मुबारक के मुताबिक चलती थी, वअम्रुहुम शुरा बैनहुम, कि आपस में मशवरा कर लिया करो। तो मैं अभी सोच रहा था आपके प्रोग्राम में आने से पहले कि क्या खान साहब किसी से मशवरा करते हैं? किसी से मशवरा करते हैं जो उनको ये बताए कि देखिए ये एक तजाद है बहुत बड़ा, आप अगर जेल से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, आप अगर केसेस माफ कराना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ 1-2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर आप अपने साथियों की रिहाई चाहते हैं, केसेस वापस हों, ये सारा कुछ आप करना चाहते हैं तो एक कदम बढ़ना पड़ेगा। जहां तक ये बात है मैंडेट चोरी होने की, चलिए मान लिया 100% मान लिया कि आपका मैंडेट चोरी हुआ, 100% मान लिया कि आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन, पॉपुलर तरीन आप लीडर हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि आप जेल में हैं। फैक्ट ये है कि केसेस आपके खिलाफ प्रूव हो चुके हैं। फैक्ट ये है कि आपकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। फैक्ट ये है कि आपके जितने भी वो हैं, यानी जो आपने जो चाहते हैं आप, जो आपके मुतालबात हैं, उनमें से एक भी पूरा होने की इस वक्त तवक्को नहीं है। अब आते हैं इस तरफ। याद रहे कि मैंने मशवरे की बात की है। मुझे लगता है कि खान साहब को मशवरे की सख्त ज़रूरत है, और ये जो बड़े जगादरी किस्म के लोग उनके आसपास हैं, पता नहीं क्यों नहीं उनके पास जाते और उनसे कहते हैं कि देखिए जी अगर आपने जेल से बाहर निकलना है और मशवरे दे भी रहे हैं, मगर ये तो खान साहब के रवैये पे डिपेंड करता है ना, उनकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। वो तो मशवरे लेने वालों में से है ही नहीं। इसी की बात रामीन मैं कर रहा हूँ। अब आते हैं डॉक्टर अलवी पे। मुख्तसरन ये बताऊंगा कि डॉक्टर अलवी साहब ना तो उनको जेल से निकलवा सकते हैं, ना ही केसेस उनके ख़त्म करा सकते हैं, ना ही उनका चोरी शुदा मैंडेट उनके तई जो चोरी शुदा है वो वापस दिलवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो एक छोटी सी खिड़की खोल सकते हैं कि कहां पे मिडवे किस जगह पे मिला जाए। अब वो इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो शायद उनके पास वो तिल नहीं है, और अगर वो तिल हैं तो वो तेल नहीं है, क्योंकि इसमें यह नहीं है कि खान साहब की तरफ से क्या पैगाम जाता है। असल चीज़ ये है
कि उस तरफ से क्या जवाब आता है। और उस तरफ से ये जो ठोक बजा के जवाब आया ना कि 9 मई कभी नहीं भूलेंगे और 9 मई 9 मई और 9 मई, तो मुझे रामीन ये लगता है कि डॉक्टर अलवी साहब जो मर्जी कर लें कुछ भी नहीं होगा। उस वक्त तक कुछ नहीं होगा जब तक वम्रहुम शुरा बैनहुम पे खान साहब चलते नहीं है। उनके साथी जरा हौसला करें ना, बताएं उनको कि आपके इस किरदार में तजाद है और वो क्या है। आखिरी बात इस वक्त की जी। आप अगर बाहर निकल के आज़ाद फ़ज़ा में आके तो सियासत शुरू करना चाहते हैं तो एहतजाज से तो ये नहीं होगा। ठीक है। अगर आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते तो बात तो आगे बढ़ेगी नहीं। तो खान साहब ऐसा कीजिए कि आप ज़रा थोड़ा सा अपने आप को तहम्मुल मिजाजी की तरफ लेके आए, बातचीत का दरवाज़ा खोलें और अलवी साहब इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। कम अज़ कम वो खिड़की जो है वो खोली जा सकती है। बाकी अल्लाह यानी करे उनकी बात जो है वो मानी जाए और मुल्क में किसी तरीके से सुकून आए। ठीक है। राव खालिद साहब, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर PTI के रिएक्शनरी बयानात, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आपको PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है और क्या ऑप्शंस है PTI के पास? देखिए, एक तो हमें ये बड़ा बेसिक फैक्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो 70-74 साल से सियासत हो रही थी या जिस किस्म की लीडरशिप थी, PTI ना उस तरह की सियासत कर रही है ना उसकी लीडरशिप उस तरह की है, रवायती किस्म की, जो लड़ती भी है, सुलह भी कर लेती है, पाँव भी पकड़ लेती है, गिरबान भी पकड़ लेती है। एक डिफरेंट आप कह सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अगर तो आप मैयर करें 8 फरवरी के इलेक्शन से या पिछले 2-3 साल में जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है उससे, तो ये पॉजिटिव उनको तो हेल्प किया है, उनकी मदद की है इसने और उसको एक बेहतर से बेहतर पोजीशन में लेके आए हैं। लेकिन उसकी पूरी बैकग्राउंड है, जिस नैरेटिव पे उन्होंने किया है वो नैरेटिव तकरीबन हर जमात ने अपनाया था एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बात यह है उसके साथ साथ वो बात भी उन्हीं से करना चाहते हैं, सुलह का पैगाम भी उन्हीं की तरफ भेजते हैं, मुज़ाकरात भी उन्हीं से करना चाहते हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस से पॉलिटिकल फोर्सेस से नहीं करना चाहते। अच्छा, उसमें भी उनकी एक जस्टिफिकेशन है, वो समझते हैं कि ये हाइब्रिड प्लस जो कहा निज़ाम है, तो इन पॉलिटिकल पार्टी से बात करने से भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी, एस्टेब्लिशमेंट से मामलात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक मामला सही नहीं चल सकते। मसला ये कि बतौर अपोजिशन तो उनका सियासी मैदान में जो है, उन्होंने अपोजिशन ने हुकूमत को ऑन टोज रखना है, उन्होंने एहतजाज भी करना है, उन्होंने शोर भी मचाना है, उन्होंने तनकीद भी करनी है, जायज़ नाजायज़। दुनिया भर में तकरीबन जहाँ जमहूरियतें हैं इसी किस्म की जो अपोजिशन पार्टीज है वो यही करते हैं। ठीक है। PTI के साथ मसला ये है कि उनके साथ 9 मई और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एक डिफरेंट बिल्कुल चीज़ है, जिसकी वजह से वो इस सूरत हाल में जकड़े हुए हैं या पकड़े हुए हैं या इस मसाइल का शिकार है। उससे बड़ा मसला ये है कि PTI भी जो सियासी मुखालफीन है उनको दुश्मन समझती है। जब आप एनिमी का कॉन्सेप्ट रखते हैं ना, तो उसमें फिर मुज़ाकरात नहीं होते, उसमें फिर एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेशन होती है। तो जब तक आप सियासी मुखालफीन को सियासी मुखालफीन को मुखालिफ ही समझेंगे, दुश्मन नहीं समझेंगे, फिर मामला आगे बढ़ सकते हैं। तो वो उनके लिए आसान तभी हो सकता है अगर वो सियासी इकाई के तौर पर मुखालफीन के साथ वो रवैया ना रखे जो दुश्मनों के साथ रखा जाता है। आप इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, जरदारी साहब के बारे में भी आप लगाते रहते हैं, उनकी जमात में 2 बंदे तो नहीं है ना, इतनी बड़ी जमात है, और आप भी अपनी जमात में अकेले नहीं हैं, आपके लोग भी बात कर सकते हैं, उनके लोग और करते भी हैं। आप देखिए जब इलेक्शन का मामला था उस वक्त बनी थी सारी, PTI का लग यही रहा है कि यही कुछ करती रहेगी जब तक उसको मकासद हासिल ही होते हैं। और मकासद उसके क्या है? मैंडेट की वापसी, मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना और किसी तरीके इंतखाबात तक, अगले इंतखाबात तक पहुंचना। साल में पहुंचे, 2 साल में पहुंचे, भले 5 साल में पहुंचे, उस वक्त तक उन्होंने अपने जो वोटर है, अपना सपोर्टर है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए ये टैक्टिक्स चलाते रहना है और ये मामला करते रहना है। थोड़ी सी उनको कामयाबी भी मिल रही है, जैसे आज डी नोटिफाई हो गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो रिजर्व सीट्स वाले पंजाब से, बाकी जगह से भी होंगे।
तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा हो रही है। इसी तरह से उनको अगर साइफर में केस में रिलीफ मिल जाता है, बाकी केसेस में रिलीफ मिल जाता है, तो यकीनन प्रेशर बढ़ेगा। मेरा ख्याल है उलझन तो जरा सुलझाए ना। ये जो माफी की बात है, ये माफी की क्या बात है? मतलब अगर 9 मई के केसेस ज़ाहिर अदालतों में मौजूद हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं तो कन्विक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होनी चाहिए, और अगर नहीं साबित होते तो फिर वैसे ही एक कानून अपना रास्ता बना लेगा। तो ये माफ़ी तलाशी की बात फिर क्यों आ जाती है बीच में? ये मुझे समझ नहीं आती। ये आप अगर दूर कर दें मेरी कन्फ्यूजन। देखिए मेरा ख्याल है जो मुतालबा है ना DGISPR साहब का या फौज का, वो अगर उनकी जगह पे आप खड़े होकर देखें तो वो जायज़ बनता है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया नहीं हुआ कभी। नहीं तो कन्विक्शन होनी चाहिए ना, माफी मांग के तो मार्जिन मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, कन्विक्शन होनी चाहिए, फिर तो माफी की ऑप्शन ही नहीं देनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं इसको। जी, हुआ ये है कि अगर आप देखें कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो सूरत हाल बनी, उसमें बहुत से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी तलाफी की और उनकी जान छूट गई। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो इशू था, बहुत बड़ा इशू था, ये डाइल्यूट हुआ 9 मई वाला। उनकी वजह से PTI के पास एक नैरेटिव आया कि जी ये कैसा वाकया है कि किसी को माफ़ी हो जाती है, किसी को नहीं होती। ठीक है, क्या 103 लोग जैसे ट्रायल में हैं जिनकी लिस्ट दी गई है, उनके ट्रायल से मामला ठीक हो जाएंगे, उसके बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी? वो कहते हैं कि वंस फॉर ऑल ये एक दफ़ा इंसिडेंट हो गया, हम ये चाहते हैं कि आइंदा ये ना हो, और उसके लिए या तो मिसाल बनाया जाए उन लोगों को, या वो लोग खुद आके बताएं कि जी ये बिल्कुल गलत हुआ है, मजम्मत करते हैं हम इसकी, और हम तौबा करते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। उनका मुतालबा अपनी जगह पे जायज़ है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी यकीनन आ जाती हैं जिसके बाद PTI अपना नैरेटिव जिस पे बिल्ड करती है कि जी उनको कैसे माफ़ी मिल गई, अगर ये इतना बड़ा जुर्म था, फलां को क्यों छोड़ दिया, फलां को क्यों नहीं सजा दी, फलां का नाम था उसको क्यों नहीं किया। क्योंकि अल्टीमेटली तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना राव खालिद साहब, ये तो PTI का अपना बयान ही है सर। लेकिन ये बिल्कुल असूली बात यही है, असूली बात यही है कि जब एक क्राइम कमिट हुआ है उसका प्रॉपर ट्रायल हो, जो भी उसमें मुलव्वस है, इमरान खान साहब है या कोई और है, कोई भी, उनको सजा होनी चाहिए, आइन और कानून के तहत होनी चाहिए, और उसको किसी सूरत में दरगुजर या माफ़ी नहीं होनी चाहिए, भले वो किसी आम घर पे भी हमला हुआ हो। ये तो फौजी इंस्टॉलेशन है, आर्मी के कोर कमांडर हाउस पे हुआ है, फौजी इंस्टॉलेशन पे हुआ है। हर बंदे को जो मुलव्वस है, किसी तरीके से भी हलाशेरी देने में है, एयानत करने में है, बयान देने के हवाले से है, सपोर्ट करने के हवाले से है, सबकी होनी चाहिए। लेकिन मसला फिर वहीं पे आ जाता है। अब नून को भी यही गिला है कि 1 साल हो गया, इस पे प्रोग्रेस उस तरह से क्यों नहीं हो रही जैसे बाकी केसेस में हुई। इमरान खान साहब को 3 केसों में रातों रात सजा हो गई, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर, तो इन केसेस में क्यों नहीं हो रही? ठीक है, तो ये फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आया इसमें कौन सी ऐसी रुकावटें हैं? क्या हुकूमत कोई फुट ड्रैगिंग कर रही है? जुडिशरी को, जैसे DGISPR साहब ने बात की, आर्मी चीफ साहब ने बात की जुडिशरी के हवाले से, उनको उनकी गुफ्तगू से लगता है कि उनको थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस पड़े हैं वो क्यों गैर जरूरी तौर पे लटकाए जा रहे हैं। अब वन वे आर दी अदर फैसला करें ताकि मामला आगे चले। एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट। ठीक है, साकिब, अडियाला जेल में बड़ी अहम मुलाकात हुई है, तो अंदर की कहानी क्या है, क्या मूड लग रहा है? बानी तहरीक इंसाफ का जारहाना मूड में है वो अभी भी, या फिर अब कुछ मुफाहिमत की तरफ बात आ रही है? एक तो ये जो माफ़ी वाला सवाल था, इस पर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। फिर अडियाला जेल में जो मुलाकातें हैं या अंदर कहानी क्या है। एक तो माफ़ी का जो तस्वर है वो इस तरह का नहीं है। माफ़ी में उमूमी तौर पर यही होता है कि जो 2 फरीक होते हैं, अगर जो फरीक मुद्दई है वो फरीक उस केस में अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से होता है, तो अगर उनका नरम रवैया हो जाए अदालत के सामने, तो अदालत ने आज खुद तो कुछ नहीं करना होता, तो अदालत के सामने उनका रवैया नरम हो जाए, तो फिर जो आप बात कर रहे थे कि वो उसी तरह ही प्रोसिक्यूट होना चाहिए, वो उस तरह फिर नहीं हो सकता। जब माफ़ी तलाफी वाला मामला हो जाए, करना फिर भी अदालतों ने ही फैसला है, लेकिन वो फैसला फिर इस तरह जो मुल्ज़मान हैं उनके फेवर में चला जाता है। दूसरी जो बात हो रही है कि जो ट्रायल्स हैं वो अभी तक कंक्लूड क्यों नहीं हुए, मेरा ख्याल है ट्रायल्स का थोड़ा सा तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं कि क्यों नहीं ये हो रहे। असल मसला ये है कि तकरीबन 14 मुकदमात हैं लाहौर में, इसी तरह पिंडी में भी 12 से 14 हैं, पेशावर में भी हैं।
इशू ये है कि हर मुकदमे में कई 100 लोग हैं, हर मुकदमे में कई 100 गवाह हैं। तो वो एक इशू ये होता है कि एक मुकदमे में अगर 2 मुल्ज़म हों, 3 गवाह हों, फिर भी जो है वो कम से कम साल जो है वो लग जाता है। अच्छा। तो इतने गवाह, इतने मुल्ज़मान, फिर उनके चालान जमा होना एक पूरा प्रोसीजर है जो जुडिशरी में। मेरा ये ख्याल है कि किसी को भी उसका मोरद इल्ज़ाम ठहराना मेरे ख्याल में कोई दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक साल से हम देख रहे हैं कि रियासत की भी उस वक़्त की जो पंजाब हुकूमत या निगरान हुकूमत थी या जो मरकज़ी हुकूमत थी, सब जो है वो यूनाइट हैं इस मामले में कि इस मामले को हमने किसी ना किसी तरह लॉजिकल एंड तक पहुंचाना है। अब जो मुल्ज़मान है, अगर कोई ये कहे कि मुल्ज़मान बाअसर हैं, नहीं, जो मतलब तीन फरीक बनते हैं ना, मुल्ज़मान क्या मुल्ज़मान को बाअसर हैं तब भी उनका बिल्कुल वस नहीं चल रहा, मतलब जो मुल्ज़मान की हद तक बात है। अब बात दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूशन है, डेफिनेटली प्रोसिक्यूटर जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं। तीसरी तरफ जो जुडिशरी है, जुडिशरी का मैंने आपको बताया कि जो तरीकाकार है ना इसमें जो ट्रायल्स का, वो इतना प्रोसीजर उसका इतना जो है वो लेंथी है कि इस वजह से ये चीजें जो है वो आगे चल रही हैं। मेरा ख्याल है ये मजीद तवालत भी पकड़ सकता है। अब आते हैं कि जो अडयाला जेल में जो मुलाकातें चल रही हैं, जी अडयाला जेल में जो मुलाकातें चल रही हैं उसमें जो एक नुक्ता है जो समझ आ रहा है मुझे कि उनके दिमाग में बैठ गया है या जो भी है कि मुज़ाहमत करेंगे तो बात मुफाहमत पे आएगी। ऐसे लगता है कि उनको शायद नवाज शरीफ साहब भी किसी दौर में जो है वो मुज़ाहमत कर रहे थे, फिर मुफाहमत भी हुई, तो वो उनके ज़हन में भी शायद है, अगरचे तब जो है वो उस वक्त कोई 9 मई नहीं था, अब है ये। अच्छा, इसमें उसमें और इसमें ये जो है फ़र्क है, उनको मेरा ख्याल में ये समझना चाहिए। इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं वो पार्टी से कहीं किसी हद तक नाला हैं, पार्टी के कुछ लोगों से, इसीलिए एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी हुआ है शेर अफजल मरवत के लिए कि उनको कहा है कि आप इनको फिलहाल साइड लाइन कर दें। तमाम कमेटियों से उनको आउट जो है वो कर दिया गया है। और जो पार्टी जो डिसिप्लिन कोई नज़म हमें नज़र नहीं आ रहा था कि जो बैरिस्टर गोहर हैं वो कोई बात करते हैं, शिबली फराज कोई और करते हैं, और ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत हमें बिल्कुल ही अलग थलग खड़े नज़र आते थे और हमेशा से पीटीआई उनकी बातों की वजाहत कर रही होती थी, तरदीद कर रही होती थी। तो वो जो बात है वो वहाँ पर भी मौजूद है कि वो पार्टी शेर अफजल मरवत को अलग किया गया है, वहाँ पर आरिफ अलवी मिले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज कर दी है और उन्होंने 26 मिलियन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में लाने का अज़्म जाहिर किया है। मगर क्या ये इतना आसान होगा? पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 25A ये कहता है कि रियासत इस बात की जिम्मेदार है कि 5 साल से 16 साल की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाए। मगर हकीकत क्या है? ग्राउंड रियलिटी नाजरीन ये है कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जहाँ इसी उम्र के तकरीबन 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वजूहात में जब डिग इन करें तो पता चलता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई पॉलिसी नहीं है, वसाइल से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं जिससे गुर्बत बढ़ रही है और बच्चों को घर के खर्चे पूरा करने के लिए चाइल्ड लेबर पर लगा दिया जाता है। फिर चाइल्ड मैरिज और पिदरशाही निज़ाम की वजह से आउट ऑफ स्कूल लड़कियों की तादाद लड़कों से 20% ज़्यादा है। असातिज़ा का बच्चों के साथ नामुनासिब रवैया, एम्पैथी की कमी, सख्त जिस्मानी सज़ाओं और डांट डपट के खौफ की वजह से बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज के भी मसाइल है। तो जब शहबाज शरीफ साहब 26 मिलियन बच्चों को स्कूलों में वापस लाने का अहद करते हैं तो क्या वो इन तमाम चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत भी रखते हैं? राव खालिद साहब, ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने इंट्रो में भी बताई हैं ये बहुत डीपली रूटेड है और बहुत बड़े लेवल पर इस पर रेफर्मेशन चाहिए होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और मज़े की बात यह है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। फेडरल के अंडर तो छोटा सा एरिया आता है। सही कह रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे, या इस्लामाबाद है। तो सूबों को पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी क्या है और उन्होंने ये जो अनाउंस किया है इसके पीछे क्या उनका जहन क्या है और किस किस्म की वो अप्रोच रखते हैं, चाहते हैं। इस पर काम तो बड़े अरसे से हो रहा है, बहुत हो रहा है। मेरा ख्याल है 1947 से ही शुरू है ये काम, जब हमने कहा कि हम यूनिवर्सलाइज करेंगे अपनी एजुकेशन को, तो वो आज तक नहीं हुई। हमने कोई ऐसा अपना सिस्टम नहीं बनाया, कोई सिलेबस ऐसा नहीं बनाया, कोई कोशिश ऐसी नहीं की कि हम उसको यूनिवर्सलाइज कर सकें ताकि हमारे बच्चे जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं वो हर जगह पे, हर मुल्क में और हर सूरत हाल में कारआमद हो वो। ये एक बुनियादी मसला हमेशा से है। दूसरा मसला ये है कि जब भी हमें कोई स्पोर्ट वगैरह मिलती है सारी, हम देखते हैं अजीबोगरीब स्कैंडल आ जाते हैं। मुझे याद है 94-95 में अमरीकी मदद से और बाकी मुल्कों की मदद से हमारे यहाँ नए स्कूल खोलने की बात हुई, सारा कुछ हुआ। मंजूर भट्टू साहब शायद चीफ मिनिस्टर थे।
45,000 घोस्ट स्कूल निकले आखिर पे एट द एंड ऑफ द डे। कि आप 45,000 घोस्ट स्कूल, उसके टीचर देखे और कितने पैसे आपने ज़ाया किए, और जो स्टूडेंट उन वहाँ पे पढ़ने थे वो किधर चले गए। फिर ये है कि अभी रिसेंटली जो चैलेंज हमें आ गया है वो ये है कि आपके पढ़े लिखे लोगों की खपत क्या है, सरकारी क्या गवर्नमेंट अब्जॉर्ब कर सकती है, क्या हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन जो है, सिलेबस है जो हम तालीमी मेयार है हमारा हायर एजुकेशन का, वो कम्पिटिटिवनेस है, उसमें इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस उस तरह की। क्या उसके बाद अगर कोई इल्म हासिल कर लेता है, मुआशी मौके किस तरह के अवेलेबल है, हाँ। तो किस तरह से हम उनको वो मुआशी मौके उसमें हम देंगे, उसमें बैनुल-अक़वामी डिमांड क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि हमने किस तरह से, मसलन मेडिकल के शोबे में बहुत डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या कंप्यूटर हो गया, उसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन चीज़ों में बहुत डिमांड है इंटरनेशनली। तो हमारे लोकल खपत जो जिस किस्म की है, सरकारी इदारे तो केटर नहीं कर सकते, सच्ची बात है, वो आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। वैसे निजी शोबे में आप कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, निजी शोबा क्या आसानी से कारोबार कर सकता है। आज ही मियाँ साहब ने दोबारा से वो कहा है कि कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए कुछ करें। यहाँ तो रेडी लगाना मसला है, बजाय इसके कि आपको कारोबार करें। इतने सारे इदारे और इतनी सारी एजेंसीज हैं जो आपको तंग करती हैं, कोई लेबर वाले बैठे हैं कहीं पे, कहीं EOBI वाले बैठे हैं, कहीं कोई NOC देने वाले हैं, कोई इंडस्ट्रियल जो रेगुलेट करते हैं, आपके इंजीनियरिंग काउंसिल है। तो इसकी इतने सारे मसाइल हैं कि वहाँ पे कारोबार करना भी मुश्किल है, जॉब उसी में होगी। फिर आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस अगर आप 6% GDP से ऊपर जाएंगे तो फिर आप कम अज़ कम साल की कोई 1 से 1.5 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकते हैं। तो हम तो 1% पे है, मेरा ख्याल है, या शायद माइनस में ही है। तो वो कब हम जाके 6% या 7% पे या 8% पे जाएंगे, फिर हम उसको बुनियादी तौर पे जनरेट कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारे मसाइल हैं वो इतने गंभीर और इतने ज़्यादा हैं। सही बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए। लेकिन हम कभी भी सीरियस नहीं हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 4% ऑफ GDP एजुकेशन के लिए रखा गया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी तकरीबन यही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए 95 में ये किया गया था जी। 1.7% ऑफ GDP हम रखते हैं, वो भी पता नहीं पूरा जाता है कि नहीं जाता है, तनख्वाहों में कितना जाता है, बाकी चीज़ों में कितना जाता है। हम टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स फैकल्टी के लेवल और उसका जो सिलेबस की मैंने पहले बात की, ये सारी चीज़ें मिला के हमारे एक आध मसला नहीं है। सही कह रहा है। तो क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कोई वेल थॉट आउट पॉलिसी को बना ली है, या कोई चीज़ की है, या कोई थिंक टैंक बना दिया है जो इस पर गौर करेगा और ये हफ्ते 10 दिन महीने में एक पॉलिसी बनाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी? तो मुझे नहीं समझ आती कि या तो फिर सियासी नारा ही है जैसे पहले होता है, हमेशा ही होता है सियासी दावे नारे लगते हैं, हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, तो उसका क्या फिर होगा? अब पॉपुलेशन जो है सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए पॉपुलेशन बम है, एटमी बम से भी ज़्यादा खतरनाक है ये। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से ये पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उसमें आपके हाउसिंग फैसिलिटीज, स्कूल की फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज, सेहत की सहूलतें, तालीम की, हर चीज़ आपकी उसको कैटर नहीं कर पाती, बहुत कम है उस हिसाब से। बिल्कुल। और फिर जिस हिसाब से चाइल्ड लेबर बढ़ता जा रहा है गुर्बत की वजह से, बहुत ही अफसोसनाक बात है। नजमा साकिब साहब, तालीमी इमरजेंसी में सिर्फ आउट ऑफ स्कूल बच्चों का मसला नहीं है, जैसे कि राव खालिद साहब ने भी निशानदेही की, नकल माफिया, पेपर लीक होने की खबरें रोज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सिलेबस आउटडेटेड है, रिसर्च पर कोई फोकस नहीं है। फिर आज हमने ये भी खबर देखी कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक लड़कियों के स्कूल को धमाके से उड़ा दिया गया है। लेयर्स ऑफ इशूज़ हैं। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ इज़ अप टू द टास्क दैट ही हैव टेकन? देखिए, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का वो बयान पहले देख लीजिए, उसी के अंदर आपको समझ आ जाएगी कि वो ये तालीमी इमरजेंसी फरमाते हैं कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का इंदराज यकीनी बनाना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए। दूसरा, कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती, तालीम के बगैर तरक्की नहीं। रामीन, हमें 76 साल लगे ये समझने में कि कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। हमें 76 बरस लगे इस बात को समझने में, जो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन आईन पाकिस्तान का 25A बताया है ना,
कि जिसमें ये है, मैं यानी पढ़ के सुनाता हूँ ताकि मैं एक जो गलत फहमी है ना लोगों की वो दूर हो सके। द स्टेट शेल प्रोवाइड, शेल का लफ्ज है, मे का लफ्ज नहीं है, और जो कानून समझते हैं वो जानते हैं कि शेल जब आए तो ये करना ही पड़ता है, फर्ज हो गया। द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 years इन सच मैनर, इधर है मसला, इन सच मैनर एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय लॉ, कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि कानून के मुताबिक उसको डिटरमिन किया जाए, उसका तखमीना लगाया जाए। 76 बरस हो गए और 1973 के बाद भी देखिए कितने डेकेड्स गुजर गए हैं, अभी तक तो ये पता नहीं लगा कि ये डिटरमिन्ड बाय लॉ का मतलब क्या है। अब फिर वो बात आ जाती है, नहीं जी ये तो फेडरल मसला नहीं है, ये तो प्रोविंशियल मसला है वगैरह वगैरह। जी जी जी। तो तकलीफ होती है ये देख के। आपने जिन लेयर्स की बात की है ना, वो तो बहुत दूर की बात है। एक बड़े आदमी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, उसने ये कहा था मुसीबत ये नहीं है कि हल मौजूद नहीं है, मुसीबत ये है कि मसले को देखा नहीं जाता। अब देखिए 76 बरस में हमें अब ये पता लग रहा है पोलियो वहीं पे है, दुनिया कब की हो चुकी आज़ाद, उससे हम अभी भी वो यानी नॉक करके हाँ जी हम यानी लगाने हैं कतरे, और उस पर बहुत सारे फतवे वगैरह ये वो। देखिए सबसे बुनियादी चीज़ मेरे नज़दीक इस वक्त ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने दिखानी है अपनी कार्रवाई, और वो चाहते ये हैं कि उस कार्रवाई को कारकर्दगी समझा जाए, कारकर्दगी नहीं समझा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इस किस्म की तालीमी इमरजेंसी करके बगैर किसी सब्सटेंटिव प्लान ऑफ एक्शन के, बगैर किसी एक्शन प्लान के इस तरह का अनाउंस करना सीधी सीधी सी कार्रवाई है। इस वक्त की आखिरी बात, जिस हुकूमत को खुद नहीं पता रामीन कि वो कितनी देर तक इस्लामाबाद में है या प्रोविंसेस में है, उस हुकूमत से आप क्या तवक्को करेंगे कि वो तालीमी इमरजेंसी लगा के और उसके बाद उस पर अमल पजीर भी होगी। लिहाजा बॉटम लाइन क्या निकली कि ये कार्रवाई है और कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है साकिब, आपके नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है और उसकी जो लो क्वालिटी है और जो मसाइल इसकी अभी तक हमने बात की है, क्या आपको वजूहात नज़र आती हैं और क्या आपको लगता है कि इसके अगर हम डीपली उसमें ना जाएं, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें थोड़ा शालो तरीके से, कि क्या इसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जो मरकज़ी हुकूमत है उनको ऐलान करने से पहले इस किस्म की जो पॉलिसी है कि तालीमी एमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है। अगर इस पे काम करके वो कुछ करते, 4 बरस के लिए वो कह रहे हैं कि हम जो है वो ये करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब ये 18वीं तरमीम के बाद ये है ही सूबाई सब्जेक्ट है, अगर वो पंजाब में कर लेंगे तो KP की गवर्नमेंट क्या उनको मानेगी? क्योंकि ये तो अल्टीमेटली वो फिर सियासत आ जाती है कि वो कहेंगे कि ये तो प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, हम अपना हिस्सा क्यों डालें? हम खुद जो है वो अपने जो है वो बनाएंगे अहदाफ और उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। KP गवर्नमेंट कहती है या सिंध गवर्नमेंट कहती है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म का कोई भी स्टेप लेने से पहले उस पर पूरा होमवर्क हो जाता, कंसेंसस हो जाता, और जो काम मरकज़ के करने के हैं वो मरकज़ करता और बाकी सूबे जो है वो करते, ताकि ये चीज़ें कंक्रीट तरीके से आगे बढ़ती। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल की अगर जो है वो बात की जाए कि एक तो जो आबादी की इजाफे की बात की जा रही है उस पर, उसके हवाले से भी मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत है। ये जो मतलब 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे या उस हवाले से जो बात हो रही है, उसके पीछे भी एक फैक्टर ये भी है, यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे ये जो ख़ास तौर पर जो मनसूबाबंदी है इस हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी नहीं है। फिर बात की जाए अगर जो हमारा जो आबादी की, तो स्कूल जो स्कूल सिस्टम है हमारा, उसके अगर हवाले से बात की जाए तो जो एक तरफ अगर काम करना है, हुकूमत ने काम करना है तो वो सरकारी स्कूलों पे ही करना है। सरकारी जो स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें एक अलग से कंपटीशन है। प्राइवेट स्कूल्स में भी फिर आगे इतने ज़्यादा कंपटीशन है कि वो तय जिस तरह हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो जिस तरह हमारी पूरी सोसाइटी तकसीम है, इसी तरह उन प्राइवेट स्कूल्स की भी यही पोजीशन है। जो बंदा जितना अफोर्ड कर सकता है वो फिर उतनी कोशिश कर लेता है।
वो जो आइन की हम बात कर रहे हैं, आइन की मंशा तो वो शैल वाली है कि आपने करना ही करना है, आपने मयारी तालीम भी देनी है और मुफ्त तालीम देनी है। तो यहाँ पे काम तो वैसे दोनों पे नहीं हो रहा, दोनों पे कंक्रीट काम करने की ज़रूरत है। और वो फिर ऐसा ही हो सकेगा कि जो हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनके लिए जो पंजाब गवर्नमेंट थी पिछली जो 2008 से 13 या आगे 18 तक, उन्होंने कोशिश की, ये उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने कुछ जो दानिश स्कूल एक प्रोजेक्ट था, बहुत ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुआ, कोशिश बहरहाल उन्होंने की कि उसको बेहतर से बेहतर जो है वो तालीम दी जाए, मुफ्त तालीम दी जाए। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिस किस्म का एक कल्चर बन गया है कि आपने एक अच्छी तालीम लेनी है तो किसी भी प्राइवेट इदारे में जाएं, सरकार के स्कूलों में बहुत कम लोग इस किस्म के जाते हैं। तो वो उन्होंने कोशिश की, उसी के विजन के तहत ही अभी जो है वो शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि वो उसी को लेकर आगे चलेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो इस तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करें। तो वो बात फिर सिलेबस की भी बात आती है। सिलेबस के हवाले से भी वही तकसीम है जो मयार की तालीमी मयार की तकसीम है, वही सिलेबस की तकसीम है।